ये देखिए दोस्तों का जबरदस्त कोट बोली गई है कि फोकस ऑन व्हाट यू केयर अबाउट, एवरीथिंग एल्स इज डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि आपको जो चाहिए उस पर ही आपको फोकस करना है, उसके बारे में ही आपको सोचना है। उसके अलावा जो भी चीज़ रहेगी वो डिस्ट्रैक्शन रहेगी, वो आपको आपके गोल से दूर लेकर जाएगी। और इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरी जो भी चीज़ हो उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका बहुत सारी जगहों पर फोकस है तो आपका एक भी जगह पर फोकस नहीं है। ब्रूस ली जो है उसने भी कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की हो, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। मतलब क्या है कि उसका अलग अलग किक में प्रैक्टिस करने में कोई इच्छा नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। उसका फोकस था एक किक को इतना बेटर बनाओ कि वो अगर पड़ जाए तो सामने वाला चित हो जाए, सामने वाला हार जाए। और यही चीज़ हम लैक करते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम क्या करते हैं, अलग अलग एग्जाम्स पर, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग जो किताबें हैं उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। एक किताब पर, एक एग्जाम पर, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जब हम एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन उसी चीज़ पर रहता है और फिर उस चीज़ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। नहीं तो क्या है कि गुड इन एवरीथिंग बट मास्टरी नथिंग, कोई मतलब नहीं इस चीज़ में। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि एक चीज़ पर, एक किताब पर फोकस कीजिए। और कई सारे एग्जाम्स के लिए जो हम जाते हैं तो उससे एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए एक एग्जाम पर फोकस कीजिए, एक ही एग्जाम के लिए काम कीजिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एमएम एकेडमी ऐप को फॉलो ज़रूर कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप पर वेरियस कोर्सेज जो आपको देखने को मिलेंगे जो मेरे द्वारा लाए गए हैं, और वहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ मैं हर हफ्ते लाइव इंटरेक्शन भी करता हूँ जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उनसे, जिससे कि अगर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो लाइव इंटरेक्शन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, भले वो एकेडमिक साइड के हो भले वो पर्सनल हो। तो इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप जल्दी डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों ही जगहों पर मिल जाएगी। तो आज हम 27 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है न्यूज़पेपर में। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कौन सी जगह है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज, आइडिया स्पेस देखते हैं तो इसमें ये वाला जो है यूजीसी वर्सेस स्टेट्स। अब देखिए कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है उसे यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। और जो मार्क्स है, मतलब जो हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं उसमें जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वो नहीं ली जानी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो मार्क्स है वो जो भी इंटरनल एकेडमिक्स है उसके बलबूते पर दिया जाना चाहिए। अब देखिए अगर हम ये देखें तो फिर इससे क्या होगा, अभी तो हम ये दे देंगे जो पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है आप एग्जाम मत दो, ये कर लो वो कर लो, वो सब जो हो जाएगा। लेकिन बाद में आगे जाकर जब जॉब के लिए वो जाएंगे तो ये एक बैच कहलाएगी पेंडेमिक की। और जब बैच कहलाएगी तो बट ऑब्वियस सबको पता रहेगा कि इन्होंने फाइनल ईयर की एग्जाम नहीं दी हुई है। फाइनल एग्जाम की नहीं दी है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए आगे की लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि हम जेईई जो है उसकी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम ली जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बच्चों की जान को खतरा नहीं है, बच्चों की जान को रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप में कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। जो स्टेट्स है, यूजीसी है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू बताई गई है। सेपरेट वीडियो में मैं इसके बारे में लेकर आऊँगा। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेकिंग जॉब क्लोजर टू पीपल। यहाँ पर लोग जो है उनके करीब हमें जॉब को लेकर जाना है। उसी के साथ साथ एन अनसर्विस्ड सेक्टर। देखिए ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो हमें शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली जो भी कंट्री है किस तरीके से फॉलो करती है, जो इकोनॉमी होती है, हमें 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर वाला। सेकेंडरी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला। और थर्ड होता है सर्विस सेक्टर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो तो चल रही थी, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं गए, डायरेक्टली हमने जंप कर लिया सर्विस सेक्टर पर। अब ये जो है ये अनयूजुअल है, ऐसा मोस्टली नहीं होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को हमने कंप्लीटली स्किप कर दिया था। अभी भी अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टैगनेंट हमें देखने को मिलता है, नियरली 16% के आसपास। वही अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड है, बहुत सारे लोग, लेकिन वहाँ की इनकम जो है जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। सर्विस सेक्टर अगर हम देखें तो वहाँ पर लोग कम एम्प्लॉयड है, लेकिन जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेयर जो इकोनॉमी में हमें सर्विस सेक्टर का देखने को मिलता हो, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर को पड़ा है।
सर्विस सेक्टर कौन से, जैसे कि हॉस्पिटलिटी हो गया, होटल्स हो गए, टूरिज्म हो गया, तो इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन जो आत्मनिर्भर हमें देखने को मिल रहा है मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें देखने को मिल रहा है। सर्विस सेक्टर के मामले में आत्मनिर्भर में हमें कुछ खासी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा इस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है। तो इसमें ये भी बोला गया है कि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, और सर्विस सेक्टर जहाँ पर हमारे देश में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, तो सर्विस सेक्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने, जिससे कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो भी अच्छा खासा और ग्रोथ जो है वो दिखा सके। जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, टैक्सेशन, ये सब जो है एमएसएमई सेक्टर को पूरा का पूरा छूट दे रहे हैं, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए भी हमें यहाँ पर ओवरलुक जो है वो करना चाहिए, अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पर 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, जी हाँ, जो टूरिज्म है वो 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि जब टूरिज्म, एविएशन सेक्टर, अगर आप देखोगे जो फ्लाइट्स है, फ्लाइट्स में जो सीट्स हैं वो भरे नहीं जा रहे थे, तो कंप्लीटली वहाँ पर लॉस जो हमें देखने को मिल रहे थे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर करंट रिलीफ जो है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है उसे निगलेक्ट किया जा रहा है, और उसमें भी यहाँ पर काम जो है वो किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो वैट है वो यहाँ पर कट करना चाहिए, उसी के साथ जीएसटी हॉलीडेज के प्रोविजन जो है वो यहाँ पर देना चाहिए कि ठीक है भैया, तुमको इतनी जीएसटी में छूट, तुम ये मत करो, वो मत करो, है ना। ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तब जाकर हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और हमारे टर्शियरी सेक्टर को भी हम यहाँ पर ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो यही चीज़ हमें इस आर्टिकल के थ्रू देखने को मिलती है। एक्सप्लेन सेक्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ये देखेंगे। फिर आरबीआई जो है उसने यहाँ पर 76,315 यहाँ पर कॉन्टीजेंसी फंड जो है उसमें दिया है, तो उसके बारे में ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है। और तीसरा आर्टिकल अगर हम देखें तो मैरिज एज जो है विमेन के हेल्थ की, तो इसके बारे में ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है। अब आप सभी को पता होगा कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनकी जो मैरिज एज है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब उसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कितनी मिनिमम एज जो है वो देखने को मिलती है, तो मिनिमम एज हमें देखने को मिलती है 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। मतलब अगर कोई लड़का है तो 21 साल की उम्र में उसकी शादी होना चाहिए मिनिमम, और अगर कोई महिला है, फीमेल है, तो 18 साल की उम्र में उनकी शादी होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने 74th इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कमिटी सेटअप की है जिसमें मिनिमम एज जो है वो रिकंसिडर की जाएगी महिलाओं के लिए, जो कि करंटली है 18 ईयर्स, इसे बढ़ाकर 21 साल करने की बात की जा रही है फीमेल के लिए भी। मतलब यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, जो एज रहेगी वो रहेगी 21 ईयर्स। कमेटी की अगर हम बात करें तो 2 जून 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उन्होंने कमेटी सेटअप की, यहाँ पर जो एज है मदरहुड का उसे देखने के लिए, जिससे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। अब ये आर्टिकल मैंने हमारे नॉर्मल डिस्कशन में इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, और उसी के साथ साथ कौन बनेगा इस सीरीज जो उसमें भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है मैं शॉर्ट में भी आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कमिटी है वो क्या कोशिश कर रही है, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो यहाँ पर कम आ सके, ठीक है। और मैटरनल मोर्टेलिटी कम आना और उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है फीमेल के लिए वो बढ़ाना, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, जो जया जेटली है वो हेड कर रहे थे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो माँ होती है उनकी अगर बच्चा पैदा होने के बाद डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर ना रहने की वजह से, अगर वो वीक है, एनीमिक है, तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। और इसे कम करने के लिए हम यहाँ पर जो एज है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ दूसरे भी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है, आईएमआर जिसे कहा जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। अब यहाँ पर हमें फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना 2.1 रखना पड़ता है। 2.1 मतलब क्या है, ये रिप्लेसमेंट होता है कि मतलब जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें रिप्लेसमेंट रेट जो देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इसी सिलसिले में यहाँ पर 18 साल से बढ़ाकर 21 साल जो है वो करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के जो तर्क है अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ फेवर में देखने को मिलते हैं, कुछ अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं। अब प्रेजेंट एज जो है मैरिज की,
ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट एज जो है मैरिज की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रेजेंट एज अगर हम देखते हैं मैरिज की तो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और उसी के साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसने प्रिस्क्राइब की है मिनिमम एज विमेन के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 साल। कहाँ दी है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये किसी भी आर्टिकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो मतलब एज ऑफ मेजोरिटी अगर हम देखते हैं जेंडर न्यूट्रल का, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट अगर हम देखते हैं 1875 का, उसके तहत भी 18 जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से विकसित जो है 18 ईयर्स में वो नहीं होती है, लेकिन अभी भी क्या हमें चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। मतलब हमने यहाँ पर एज जो है भले ही फिक्स की 18 साल, मगर फिर भी कई कई रिमोट एरियाज़ में, बहुत सारी जगहों पर, रूरल एरियाज़ में 18 साल से कम भी बच्चों की जो है वो शादियाँ कराई जाती है। उसी के साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो पुअर जो फैमिलीज़ है वहाँ पर मैरिज जल्दी कर दी जाती है कि जल्दी जल्दी जो है वो शादी करवा दो, जल्दी जल्दी पीछे छुड़वा दो, इस तरीके की मेंटेलिटी होती है। वही अगर हम अर्बन साइड में देखें जहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनको शिक्षित किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये जो मैरिज एज है वो डिले भी की जाती है। मतलब अगर हम एवरेज देखें 21 के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमें कई सारी ऐसी लीगल पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं जहाँ पर अगर 18 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़कियाँ हो, उनके साथ अगर इंटरकोर्स हो तो फिर वो एक रेप जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एज है वो कई बार चेंज हुई है। अगर आप देखो इंडियन पिनल कोड जो इनैक्ट किया गया था 1860 में, ठीक है, आपको ये चीज़ याद आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ा रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आप एक घोड़े की नाल की तरह पढ़ाई मत करो कि मतलब जो दिख रहा है सिर्फ वही, आप दूसरे पर्सपेक्टिव भी देखते रहो कि शुरू कहाँ से हुआ था। आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आना चाहिए कि शुरू कहाँ से हुआ था सर, ये बताओ कि ये जो एज है अभी हमें देखने को मिल रहा है जो 18 और 21, अभी जो बात की जा रही है कि इसको 18 से 21 कर दो, लेकिन ये शुरू कब से हुआ था, शुरू हुआ था जब इंडियन पिनल कोड एनैक्ट किया गया था 1860 में। ठीक है, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है गर्ल्स के साथ बिलो द एज ऑफ 10 वो क्रिमिनलाइज किया। उसी के साथ साथ हमें जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है वो सेट किया गया। उसी के साथ साथ जो मिनिमम एज है वो 16 साल लड़कियों के लिए और 18 साल मेल के लिए ये की गई थी। और फिर उसके बाद जिसे सारडा एक्ट, अगर आपको याद होगा, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें देखे हैं, उसमें फिर यहाँ पर चेंज किए गए। और फिर उसके बाद जो 18 ईयर्स है महिलाओं के लिए और 21 साल है मेल के लिए, वो हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर जो बढ़ाने की बात की जा रही है उसके पीछे कौन सा कारण है, तो जो हेल्थ इश्यूज़ है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं जो है उनकी अगर डेथ हो जाए, माँ की डेथ हो जाए, तो फिर बच्चों का इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो मिनिमम एज इंक्रीज करने के लिए आर्ग्यूमेंट जो देखने को मिलते हैं तो कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है ना, जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको एक्सेस जो मिलना चाहिए एजुकेशन का, हेल्थ का, वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसी के साथ साथ जो एजुकेशन है 3 to 5 ईयर्स ओल्ड और 15 to 18 ईयर्स ओल्ड इन द राइट ऑफ एजुकेशन, ये भी लाया जाना चाहिए। ये भी बोला जा रहा है, अभी जैसे हमारे पास 6 to 14 ईयर्स है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 3 से लेकर तो 18 ईयर्स तक राइट टू एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका पूरा मामला जो है ये मैरिज एक एक्ट का, ये समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पढ़ना होता है तो ऐसे ही पढ़ना होता है, सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर। तो आइए अब यहाँ पर वैक्सीन नेशनलिज्म जो है वो क्या है देख लेते हैं। देखिए एकदम सिंपल टर्म्स में थोड़ा हम यहाँ पर क्या करेंगे अब से कि जब भी हम कोई आर्टिकल ले रहे हैं थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग में क्रक्स बता दूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। वैक्सीन नेशनलिज्म, अभी क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ वैक्सीन बनाने के पीछे जा रही है। अलग अलग कंट्रीज़ जो है अलग अलग इसमें पैसा लगा रही है कि चलो भैया हमारी वैक्सीन बना दो, हमारी वैक्सीन बना दो। अब ये इतनी सारी कंट्रीज़, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वैक्सीन का, है ना, कोविड की जो वैक्सीन है उसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उसी के साथ साथ हर एक कंट्री अपना अपना बता रही है कि हाँ हमको यहाँ पर वैक्सीन निकालना है, हमको यहाँ पर वैक्सीन निकालना है। उसके पीछे दो कारण है। पहला तो यह है कि उनके अंदर के जो लोग हैं जो देश में रह रहे हैं उनके ऊपर इंप्रेशन जमाया जा सके। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में एक इंप्रेशन जो है वो बन जाए। इसीलिए अगर हम चाइना देखें या फिर रशिया देखें तो उन्होंने जो फेजेस होते हैं, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 होता है,
तो ये जो फेजेस है इसको कैंसिल करके फटाफट या फिर फटाफट क्लियर करके वैक्सीन जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये एक नया टर्म जो है वो राइज कर रहा है जो कि है वैक्सीन नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बोलिए, अफोर्डेबिलिटी बोलिए वैक्सीन की, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो एक वैक्सीन नेशनलिज्म जो है ये एक टर्म यहाँ पर राइज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर वैक्सीन नेशनलिज्म जो है कंसर्न क्यों है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, फिर वैक्सीन जो है वो आ रहा है, तो वैक्सीन नेशनलिज्म ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। कंसर्न अराइज होता है कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी, इनएक्सेसिबल रहेगी लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को। मतलब कि अगर यहाँ पर वैक्सीन निकाल भी दी जा रही है तो रशिया ने वैक्सीन निकाल दी, लेकिन जो बाकी के कंट्री वाले हैं, बाकी की कंट्रीज़ है जो यहाँ पर बड़ी इस पर दाव नहीं लगा सकते हैं, पैसा नहीं ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर इनएक्सेसिबल रहेगी उनके लिए, उन लोगों के लिए इनएक्सेसिबल रहेगी, और जो पुअर कंट्रीज़ है उन तक वैक्सीन कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। अब WHO अगर हम देखें तो WHO जो उसका क्या मानना है कि वैक्सीन सभी तरफ जाना चाहिए, उसके लिए हमें कोवैक्स देखने को मिलता है जो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आइडियल सिचुएशन जो है वो क्या रहेगी कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, जो फोर फ्रंट में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले बोलिए, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको पहले देना ये हमारा फ़र्ज़ है। हो क्या रहा है, आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो जाए, इमरजेंसी ड्यूटीज़ पर वो हो जाए, जो सिक है, एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंट्रीज जो है वो क्यों होल्ड कर रही है वैक्सीन के लिए। कोरोना वायरस जो है गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि अपने खुद के लोगों को इंप्रेशन जमा सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इंप्रेशन डाल सके। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, दो कारण है कि यहाँ पर क्यों ये बोल रहे हैं कि हमको वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन, खुद के लोगों पर इंप्रेशन, दूसरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर इंप्रेशन। इसलिए चाइना और रशिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी आगे चले गए हैं और वैक्सीन को अप्रूव करने में यहाँ पर कोई कंप्लीट नेसेसरी स्टेप्स भी नहीं ले रहे हैं, ट्रायल भी नहीं ले रहे हैं और सीधा अप्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर प्री बुकिंग जो है इस आउटब्रेक के लिए, तो जैसा कि रशिया ने बोला था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने प्री बुकिंग कर ली है, उनको हम वैक्सीन जो है वो पहुँचाने वाले हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका कोई एक्सेस नहीं है वैक्सीन का फॉर द मंथ्स, और नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो, है ना। 2009 में भी अगर हम देखें तो H1N1 इन्फ्लुएंजा का जो स्वाइन फ्लू ये हुआ था, तो रिच कंट्रीज जो उन्होंने पहले प्री बुकिंग कर ली, और फिर उसका जो गरीब कंट्रीज थी, पुअर कंट्रीज थी, उनको एक्सेस मिल नहीं पाया। लेकिन ये गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर WHO के द्वारा तो बोला जा रहा है कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उनको दिया जाए, उसी के साथ साथ सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि एड्रेस करना क्या होगा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद सम इंटरनेशनल अलायंसेस लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसे ACT एक्सेस टू कोविड टूल्स कहा जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और इक्विटेबल एक्सेस जो है उसको एक्सीलरेट किया जा सके। ठीक है, वैक्सीन पार्ट जो है प्रोग्राम का उसे कोवैक्स फैसिलिटी कहा जाता है। तो अब कोवैक्स आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है। कोवैक्स क्या है, कोविड से रिलेटेड है, वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कोवैक्स ये सपोज टू डू फॉर द वर्ल्ड रिचर कंट्रीज जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं। मतलब क्या है, जो रिच कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपने जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट हैं, उनको बोल रहे हैं चलो भैया तुम करो, जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार है ना। यही कोवैक्स का मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर जहाँ पर भी अच्छी हमें वैक्सीन बनती हुई दिखाई दे, वहाँ पर जो लीडिंग कैंडिडेट्स हो वैक्सीन के लिए उनको एक्सीलरेट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा जो है वो दिया जाए। ठीक है, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इक्वली एक्सेसिबल रहना चाहिए सबके लिए। दो ऑब्जेक्टिव्स है इसके कोवैक्स के। पहला क्या है, पहला ये है कि सभी को, जो भी लीडिंग कैंडिडेट्स है वैक्सीन बनाने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैक्सीन का वो हो। तो ये दो चीज़ें कोवैक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सीधा आपको स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। लाइक US एंड अदर कंट्रीज यहाँ पर एडवांस अग्रीमेंट में जा रहे हैं। कोवैक्स जो है वो यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, मल्टीपल वैक्सीन कैंडिडेट्स के फाइंड करना चाहिए। रिसेंटली WHO ने नोट किया है कि यहाँ पर एटलीस्ट $100 बिलियन चाहिए कोवैक्स फैसिलिटी के लिए। नॉट इवन 10% ऑफ द अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो पाया है। मतलब ये क्या है, ठंडे बस्ते में जाने वाला काम है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI ने 73,615 करोड़ जो है वो अपने कॉन्टीजेंसी फंड में भेजे हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें हम पढ़ते हैं तीन फंड कौन कौन से हैं। अब मुझे बताइए आप, तीन फंड कौन कौन से हैं, याद आ रहे हैं क्या आपको। एक हमें देखने को मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है।
कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड है जिसमें जो भी पेमेंट्स होते हैं वो इसी में जमा होते हैं सरकार के। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड जो भी रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिसीव होता है, जो भी लोन रेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रेजरी बिल्स बोलिए, लोन बोलिए, एडवांसेस बोलिए, सब कुछ इसमें जमा होते हैं। मतलब कि एक सरकारी तिजोरी हमें कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोन जो रेस किए जा रहे हैं, लोन जो रिसीव किए जा रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट बोलेगा वो सब इसमें आएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें क्या देखने को मिलती है कि पार्लियामेंट की परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है। मतलब इससे से पैसा जो अगर निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। उसी के साथ कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया जो उसमें सर चार्जेस, स्वच्छ भारत सेज है ना, तो इस तरीके जो अलग अलग सेज होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमें देखने को मिलता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो बाकी पब्लिक मनी जो होता है अदर देन जो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया में जाए उसके अलावा जो भी पब्लिक मनी हमें देखने को मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्रेडिट किया जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसमें हमें जो प्रोविडेंट फंड है, जुडिशियल डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स होते हैं, रेमिटेंसेस होते हैं, ये सब हमें पब्लिक अकाउंट जो है उसमें देखने को मिलते हैं। और ये अकाउंट जो ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ये जो है ये ऑपरेट किया जाता है। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन जो है उसके अलावा यहाँ पर कैन बाय मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेपरेट फंड जो है स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर के लिए उसके लिए परमिशन ज़रूरी होती है। इसमें आप बोलिए तो एजुकेशन सेज, मिड डे मील के लिए जो खर्चा होते हैं है ना, ये हमें देखने को मिलता है। मतलब लोगों की तिजोरी होती है लोगों की भलाई के लिए। और तीसरा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो आने वाला है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा मतलब ऑथराइज है पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ पार्लियामेंट ने इनॉक्ट किया है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, कहाँ, 1950। ठीक है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट। और ये जो फंड है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जो भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ बाढ़ आ गई, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऐसे कोई अनफोर्सिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर उसमें खर्च हो सकते हैं। फॉर से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में 500 करोड़ जो है वो रखे गए हैं। अब यहाँ पर ये खर्च हो गए हैं तो इसे निकालने में उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंसी आई है तो निकालने में यहाँ पर जो परमिशन है वो तो लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जब इसे रिफिल किया जाएगा, रिफिल तो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से करते हैं, तो रिफिल जब किया जाएगा तब यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए। तो इनडायरेक्टली हम इस तरीके की चीज़ जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो फंड्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिजेंसी फंड जो उसमें ट्रांसफर किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंकर्स, उन्होंने यहाँ पर वोपिंग अमाउंट ऑफ 73,615 करोड़ जो है ये ट्रांसफर किए हैं। अब देखिए आरबीआई अगर हम देखा जाए फुल ओनर कौन है आरबीआई का, 100% ओनर कौन है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीट ओनर है। अब यहाँ पर आप देखिए जो आरबीआई है वो भी ट्रेडिंग करती है, वो भी प्रॉफिट कमाती है। अब यहाँ पर आरबीआई के पास जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, जो मतलब पैसा इनकम आ रहा है और यहाँ पर कुछ खर्च भी होता है, अब इसमें से नेट अगर निकाला जाए, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अगर ये कर दिया जाए तो फिर सरप्लस हमें देखने को मिलता है। सरप्लस ट्रांसफर कहाँ होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, प्रॉफिट बचा है, सरप्लस ट्रांसफर कहाँ होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होगा। अब इसमें से जो कुछ हिस्सा है वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें डाला गया है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो इसके वजह से क्या हुआ, शार्प फॉल इन द ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अब बेसिकली यहाँ पर 100 अगर ट्रांसफर कर रहे थे उसमें से 50 अगर वो कॉन्टिजेंसी फंड में दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर 50 ही सरप्लस के रूप में गवर्नमेंट को दे पाएंगे। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। कॉन्टिजेंसी फंड स्पेसिफिक प्रोविजन मेड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी, जैसे मैंने आपको कहा था। आरबीआई कॉन्टिजेंसी फंड अगर हम देखें तो यहाँ पर 2012 से लेकर 2020 तक आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन, सिस्टमेटिक रिस्क, कोई भी रिस्क जो अराइज होती है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ ये जो अमाउंट है रिटेन किया जाता है विद इन दी आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको सेंटर का बताया है, क्या क्या सेंटर का कौन कौन सा था, कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, आपको प्रॉपर तरीके समझ में आ गया है कि क्या होता है कॉन्टिजेंसी फंड। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है सरप्लस किस तरीके का मिलता है, क्या मिलता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिसेंटली उन्होंने ट्रांसफर अप्रूव किया था 57,128 करोड़ एज अ सरप्लस या फिर डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें थोड़ा हमें शार्प लोअर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि जो खर्च होता है आरबीआई का वो भी अलग अलग इसमें होता है। और आरबीआई का एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो
जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखो तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अपने आप उसकी जो वैल्यू है जो रखा गया है वो इंक्रीज़ हो रही है। एज पर सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट, प्रॉफिट या सरप्लस जो होता है आरबीआई का ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। वेरियस कॉन्टीजेंसी प्रोविजंस जो है पब्लिक पॉलिसी मैंडेट जो होते हैं आरबीआई के, वो सब निकाल कर क्यों किए जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि आरबीआई जो है वो 100% ओनर है, गवर्नमेंट इसकी 100% ओनर है, तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर आप सरप्लस ट्रांसफर देख सकते हो कि 16-17 में कितना था, 17-18 में कितना था, 18-19 में कितना है ना, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये सरप्लस ट्रांसफर इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट कुछ शॉर्टफॉल उनको जीएसटी रेवेन्यू में देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसमें शॉर्टफॉल हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलिए, डायरेक्ट टैक्सेस बोलिए, तो यहाँ पर उनके पास पैसा कम आ रहा है, कंपेंसेट करना है स्टेट्स को, तो बाकी जगहों से पैसा जो है वो लेने की कोशिश कर रही है। सरप्लस जो है वो लास्ट ईयर, ये जो सरप्लस राइज हमें क्यों हुआ था, गवर्नमेंट जो है जो यहाँ पर फंड को देखती है, ठीक है, डेफिसिट को ब्रीच करने के लिए, तो यहाँ पर हायर सरप्लस हमें देखने को मिला। उसके कई रीजंस थे, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ज़्यादा जो आर प्रॉफिट है वो हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब कॉन्टीजेंसी ये होता है उसमें कम पैसे जा रहे थे क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं थी। अब कॉन्टीजेंसी फंड जो उसमें पैसे क्यों डाले जाते हैं, जिससे कि अनफोर्सिन कंडीशन रिस्क आ जाए, रिस्क अभी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसलिए कॉन्टीजेंसी फंड में ज़्यादा डालो। कॉन्टीजेंसी देखिए सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपये है, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, अब कुछ हिस्सा जो है वो सीधा सरप्लस के रूप में जाएगा, कुछ हिस्सा कॉन्टीजेंसी फंड में जाएगा। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा रिस्क है तो 60 रुपये कॉन्टीजेंसी फंड में डाल दिए, सरप्लस सिर्फ 40 रुपये जा रहा है। लेकिन अगर रिस्क कम है तो 20 रुपये कॉन्टीजेंसी फंड में डाल दिए, 80 रुपये यहाँ पर सरप्लस में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो के मतलब नहीं, हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है इकोनॉमी में। नहीं तो समझाने के लिए मैं आपको पूरा इकोनॉमी मतलब समझा दूंगा मैं आपको, जब इकोनॉमी के लेक्चर्स एमएम एकेडमी पर आएंगे। फिर यहाँ पर हमें सीजीआरए अकाउंट देखने को मिलता है, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि करंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होते हैं उसे प्रॉपर हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन सीधा सिर्फ ऐसे ही आ सकता है, सीजीआरए अकाउंट क्या है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पर रिस्क होती है उसको देखने के लिए। नेट बैलेंस जो होता है इसका, ये वैरी होता है जो एसेट बेस है, ठीक है, वैल्यूएशन है, मूवमेंट हो रही है एक्सचेंज गोल्ड रेट की, उसके हिसाब से। अभी गोल्ड रेट के भाव एकदम बढ़ गए थे, है ना, तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चेंज होता रहता है, ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है। IRAS अकाउंट क्या है, अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस, या जो रिवैल्यूएशन होता है फॉरेन जो सिक्योरिटीज़ है, जो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन, इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी अकाउंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे अकाउंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और कौन बनेगा इस सीरीज में भी इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, जिससे कि और आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एमएम एकेडमी पर जो कौन बनेगा आया सीरीज है और न्यूज़पेपर लेसेस है, दोनों करंट अफेयर के लिए मोर देन इनफ है। बैलेंस इन IRAS ये इंक्रीज हुआ फ्रॉम यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ठीक है। ये हमें देखने को मिला, क्यों, क्योंकि जो रुपी सिक्योरिटी हमें देखने को मिला पोर्टफोलियो उसमें इंक्रीज हुआ है, और जो यील्ड है गवर्नमेंट पर वो डिक्रीज हुआ है। यील्ड क्या होता है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, अब यहाँ पर यील्ड मैं फिर से नहीं बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम उसमें चला जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, यील्ड जो है, अब यील्ड अगर कम हो तो फायदा होता है नुकसान होता है, क्या आप इसकी यील्ड के बारे में आप मुझे बता सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए यील्ड के बारे में जो भी आपको पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ट्रिपल तलाक, ठीक है, ट्रिपल तलाक का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है, अब इसमें जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें पहले ही पता था जो ट्रिपल तलाक है उसका क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में अगर आपको चीज़ें बताऊँ तो तलाक ए बिदत, अब ये तलाक इबादत क्या है, तो अगर कोई पुरुष उनकी वाइफ को, मुस्लिम अगर उनकी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल देता है, तलाक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब रिलीजन ऑफ इस्लाम अगर वो थ्राइस जो तलाक है वो प्रोनाउंस कर देता है ओरली या फिर रिटर्न फॉर्म में, तो फिर तलाक हो जाता है। हमने कई ऐसे इंस्टेंस देखे, व्हाट्सअप पर तलाक 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 लिख कर भेज दिए, है ना। और ये जो डिवोर्स होता है ये इमीडिएट होता है और इररिवोकेबल होता है, मतलब फिर से रिवोक नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर फिर से रिवोक करना है तो निकाह हलाल होता है, मतलब कि वाइफ को और शादी करनी पड़ती है, उससे तलाक लेकर फिर इससे फिर से शादी हो सकती है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ट्रिपल तलाक जो है उसे क्या किया गया है, उसे क्रिमिनलाइज किया गया है, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ की फीचर्स अगर हम देखें तो सभी तरफ ये लागू होता है, जो यहाँ पर जो वर्डिक दिया गया है, इसमें अगर कोई इस तरीके ट्रिपल तलाक देता है कोई पुरुष, तो उसको 3 साल की जेल जो है वो हो सकती है,
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्टी जो है कॉम्प्रोमाइज पे अराइव हो सकती है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, ठीक है। कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, है ना, इनके डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। कंपाउंडेबल मतलब क्या है कि कोई पार्टी जो है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ पर आ सकती है। अगर जो महिला है वो बोलती है कि ठीक है हम ये मान लेते, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा नहीं है कि बाहर हो रहा है कोर्ट के बाहर, ठीक है। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो अंदर होना चाहिए, पूरा ऑथोराइज तरीके से होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज भी हमें इसके देखने को मिले हैं। तो अगस्त 21 3 ईयर्स अगो सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने प्रोनाउंस किया हिस्टोरिक जजमेंट कि यहाँ पर ट्रिपल तलाक जो है वो यहाँ पर क्रिमिनलाइज रहेगा। मतलब कोई भी अगर तलाक जो है वो बोलता है रिटर्न फॉर्म में या बोलकर तो ये वॉइड इलीगल रहेगा। उसी के साथ साथ जो हस्बैंड रहेगा उसको सज़ा भी होने वाली है, उसको जेल भी होने वाली है। ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो मुस्लिम विमेन है वो यहाँ पर अगर बोलती है कि ठीक है हम यहाँ पर जो समझौता है वो करने के लिए तैयार है तो कंपाउंडेबल रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो उन्होंने क्रिमिनलाइज क्यों किया, क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 14 जो है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स भी आपको पूछे जा सकते हैं कौन से आर्टिकल का वॉयलेशन है। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी, उसका यहाँ पर वॉयलेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहा गया था जो शाह बानो केस है 1968 का, और उसी के साथ साथ जो शायरा बानो केस था 2017 का, उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा था कि 473 के आसपास केसेस जो है ट्रिपल तलाक के वो पाए गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। ट्रिपल तलाक ये वॉयलिटी ऑफ आर्टिकल 14 जैसे मैंने आपको कहा है। उसके लॉ हैज़ बीन प्लेस्ड एज अ डिटरेंट टू इरेडिकेट सोशल इविल्स, जैसे कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी है एबॉलिश कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, है ना। तो जो भी सोशल इविल्स है उसका यहाँ पर होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो विमेन एट्रोसिटीज़ फेस करती है उसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसके तहत हम यहाँ पर जो भी सोशल वायलेंस है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फॉर एम्प्लॉयर्स एंड जॉब एस्पिरेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी ट्रांसपेरेंसी प्रॉमिस कर रही है। अब यहाँ पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में आप सभी को पता होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है, क्योंकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हमने पहले भी कवर किया हुआ है अगर आपको याद होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो जो है ना मिस मत किया कीजिए यार, क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो जो है वो मिस कर देते हो और फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब जॉब्स जो है उसके लेने की बात हो रही है। और इसमें अगर हम देखें एनआरए ये बिग बूस्ट देने वाला है ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी को कैसा बूस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है एक ही एग्जाम के थ्रू होगा, है ना। यहाँ पर ट्वाइस लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंडक्ट करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और उसी के साथ साथ काय के लिए देखिए इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स ही बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने के हैं। पहली चीज़ तो क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंडक्ट करें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा आता है कि नॉन गैजेटेड, जो नॉन गैजेटेड होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए करने वाला है, उन पोस्ट के लिए करने वाला है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे ना 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स या एडवर्टीज होते हैं हर साल, तो ये चीज़ हमें, और 2.5 करोड़ के आसपास जो वेरियस एग्जाम्स है उसमें बैठते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो टेस्ट है नेशनल रिक्रूटमेंट जो है, ये टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मल्टीपल एग्जामिनेशन जो है उसको भी एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज अगर हम देखें जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर हम देखें, उसी के इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल जो सिलेक्शन होता है आईबीपीएस अगर हम देखें, है ना। तो ये जो है ये रहेंगे, ये कोई जाने वाले नहीं है। लेकिन हमें इसका एक ये देखने को मिलता है कि ट्वाइस होने वाला है। इसके कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो ट्वाइस हमें ईयर में देखने को मिलेगा, TWIC ट्वाइस। दूसरा अगर हम देखें ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल, 10th पास लेवल, सबको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। उसी के साथ साथ थर्ड ये कॉमन रहने वाला है। उसी के साथ साथ ये जो रहेगा ये 12 मेजर लैंग्वेजेस जो है उसमें कंडक्ट किया जाने वाला है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। नहीं तो अगर हम एग्जामिनेशन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की तो वो इंग्लिश और हिंदी में ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और नॉन गैजेटेड जैसा मैंने आपको कहा उसमें देखने को मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ सीईटी फर्स्ट लेवल टेस्ट ये कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वो 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगी। 3 ईयर्स तक, मतलब एक बार अगर आप दे रहे हो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। ये चीज़ें भी हमें कुछ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, कि ये क्या है, ये एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है अंडर दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हेड किया जाएगा, इसका चेयरमैन हमें देखने को मिलने वाला है, जो सेक्रेटरी लेवल का रैंक का रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और उसके एक्सपेंडिचर वो सब तो ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो जो पेंडेमिक है उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स है, तो यहाँ पर एनआरए जो है रिप्रेजेंटेटिव रहेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ये सब के बारे में। और उसी के साथ एट प्रेजेंट एस्पिरेंट जो है उनको यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्स देनी पड़ती है, जहाँ पर मैंने जैसे आपको 1.25 लाख के आसपास वैकेंसीज होती है और 2 से 3 करोड़ लोग जो है वो बैठते हैं। कैबिनेट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल टेस्ट बाय एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लिसिटी एग्जाम आउट, यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आसान रहेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में रहेगा, ठीक है। एनआरए जो है ये यूनिक मॉडल है जो कि यहाँ पर एक शिफ्ट जो है वो देता है, मतलब ईज ऑफ लिविंग फॉर यंग जॉब एस्पिरेंट्स, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एनआरए कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ स्पेशल फोकस जो है एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए भी दिया जाएगा, कि यहाँ पर क्या होगा कि हम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्म अच्छा कर सके, माल प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट कर सके, रिक्रूटमेंट साइकिल को रिड्यूस कर सके, उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे यहाँ पर बढ़ा सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, करोड्स ऑफ एस्पिरेंट जो है जो यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हिली, रूरल, रिमोट एरियाज में, उनके लिए काफ़ी बून ये साबित हो सकता है। दूसरा एक ग्रेट फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा था। तो पॉइंट्स में मैंने आपको दिया है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट टू अपर लिमिट, और यहाँ पर कैंडिडेट का स्कोर जो है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट का वो गिवन रहेगा इन सबको, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो रहने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस में कम टाइम लगेगा, और उसी के साथ मल्टीपल एग्जाम्स में बैठते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं, एक ही एग्जाम सब कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कैंडिडेट जो है उनको कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे कि और सुविधाएं काफ़ी आसान हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश के अलावा यहाँ पर 12 और लैंग्वेजेस जो है उसमें कोर्स रहेगा, जिससे कि और अच्छा हमें फ़ायदा मिलने वाला है, जो 8 शेड्यूल में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम जवाब देखें तो हमें वेस्ट बंगाल इसका जवाब देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर लिखी होगी, नहीं लिखी तो अभी लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आप खुद लिखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वो भी नहीं लिखना चाहते हो, इतने आप आलसी हो, तो फिर आप पढ़ लीजिए जिन जिन हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है। और MM Academy ऐप अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी फटाक से कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।